अस्सलाम वालेकुम जी। बैकग्राउंड म्यूजिक चलाएं। आज हम बहुत खुश हैं क्योंकि कल का दिन पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा रहा। बहुत सी अच्छी खबरें मुख्तलिफ फ्रंट से हमें मौसूल होती रही। सबसे पहले तो हम स्पोर्ट्स की बात करेंगे, डॉलर की वैसे बात होगी लेकिन वो बाद में कर लेंगे। लेकिन स्पोर्ट्स में तो हमने कमाल ही कर दिया। मतलब कुछ दिनों से थोड़े से हमें टेंशन हुई थी कि यार एक तो हो जाए कोई मेडल, एक तो क्या हमारे पास माशाल्लाह 2 मेडल्स तो हो ही गए और उसके अलावा भी कुछ हमारी अचीवमेंट्स आपको बताएंगे। लेकिन सबसे पहले हम मुबारकबाद देना चाहेंगे नूर दस्तगीर भट्ट साहब को जनाब, जिन्होंने कॉमनवेल्थ में पाकिस्तान के लिए पहला गोल्ड मेडल अपने व्हाट अ मैन, मतलब अपना इसने एक नया रिकॉर्ड भी बनाया है। मुझे ना इनकी पर्सनालिटी भी बड़ी अच्छी लगी, द वे ही वाज जस्ट यू नो राइलिंग अप द क्राउड, बूस्ट कर रहे थे और ताकि उनके लिए चीयर करें। मे बी दिस इज व्हाट ड्राइव्स हिम। और क्या ज़बरदस्त उनकी परफॉर्मेंस थी। अच्छा, बहुत से लोगों का कहना है कि दिस वाजंट इवन हिज बेस्ट इन द सेंस कि ये इससे भी बहुत अच्छा कर सकते हैं, लेकिन चूंकि कंपटीशन इतना ढीला था तो इसमें लेकिन आपको पता है कि इन्होंने 405 ऑलमोस्ट किलो वजन उठाया है 105 कैटेगरी वेट्स में, लेकिन ये इटसेल्फ एक रिकॉर्ड है कॉमनवेल्थ का अब तक का। सो नूर दस्तगीर भट्ट, वी आर वेरी वेरी प्राउड ऑफ यू। वैसे जो नूर दस्तगीर भट्ट की परफॉर्मेंस के हवाले से जानते हैं, इससे पहले भी वो मल्टीपल मेडल्स ला चुके हैं पाकिस्तान के लिए मुख्तलिफ कॉम्पिटिशंस में, लेकिन कॉमनवेल्थ का गोल्ड क्या ही बात है इसकी। और आपको पता है जब उसकी पे वो सेरेमनी हो रही थी और हमारा तराना बज रहा था और गोल्ड हमारे नाम, और सेकंड बाय द वे वाज इंडिया एंड थर्ड वाज आई थिंक इफ आई एम नॉट रॉन्ग न्यूजीलैंड। लेकिन बड़ी खुशी हो रही थी और एक जैसे इंतजार था इस मोमेंट का और फाइनली वो मोमेंट थर्ड इंडिया और सेकंड न्यूजीलैंड है। सेकंड न्यूजीलैंड, हाँ सेकंड न्यूजीलैंड, थर्ड इंडिया है। कल एक और मेडल पाकिस्तान के नाम रहा और वो आया जूडो में और वो मेडल था ब्रॉन्ज और वो लाए शाह हुसैन। सो शाह हुसैन, ज़बरदस्त कंग्रेचुलेशंस टू शाह हुसैन एंड हिज मेंटर्स और पूरी पाकिस्तानी कौम को कि एक और मेडल हमें कॉमनवेल्थ में बिलाखिर मिल गया। कल जो है ना हमारी वो जो कुफ्र टूटा है ना खुदा खुदा करके, वो कल का दिन। अच्छा, और मजे की बात वैसे ये है कि शाह हुसैन को ये क्रेडिट जरूर जाता है कि ये मेडल्स का खाता इन्होंने ही खोला था, क्योंकि पहले इनका मैच था और इन्होंने ब्रॉन्ज जीता, तो एक वैसे ही एक उम्मीद की लहर जो है वो उठ गई। और उसके बाद ऑफ कोर्स भट्ट साहब जो थे वो मैदान में आ गए और मैदान कल एक और हम जिस सिलसिले में हम हारते चले जा रहे थे, आपको पता है पाकिस्तान हॉकी टीम की सूरत हाल, कल हम न्यूजीलैंड से वो मैच भी जीत गए। सो वो भी हुआ, बट नॉट स्कॉटलैंड से जीते हैं। किससे जीते? स्कॉटलैंड से जीते हैं। अच्छा, मेडल्स रेस में तो हम मेडल रेस में नहीं है, लेकिन स्कॉटलैंड से हम मैच जीत गए हैं और पहला मैच था हमारा और अगला जो मैच होगा हमारा ऑस्ट्रेलिया के साथ होगा, विच इज़ वर्ल्ड नंबर 1। सो ऑस्ट्रेलिया जो है ना स्कॉटलैंड को बहुत बड़े मार्जिन से हरा चुका है। सो वहाँ हमें कोई बहुत ज़्यादा पुरुम्मीद नहीं होना चाहिए, लेकिन एटलीस्ट हम स्कॉटलैंड से अपना कल का मैच जीत गए हैं। अच्छा जी, आगे आ जाए। उसके बाद आपको पता है कि एशियन बॉक्सिंग फेडरेशन के मैचेस भी चल रहे थे थाईलैंड में और वहाँ भी माशाल्लाह क्या मतलब हमने क्या कमाल किया है। तो जी कॉमनवेल्थ से बिल्कुल अलग मामला है। बिल्कुल, हम थाईलैंड पहुंच जाए ना, बर्मिंघम से थाईलैंड अभी चले जाएं और वहाँ जी तैमूर खान हैवीवेट चैंपियन हो चुके हैं। तो उन्होंने टाइटल जो है हैवीवेट टाइटल उनके नाम हुआ, तैमूर खान हमारे। और उसके अलावा शहीर आफरीदी मिडलवेट में चैंपियन हुए। वो जो पुलिस वाले हैं ना वो हमारे पास शो में भी आए थे और हमें तब भी पता था, मतलब जो उनका कॉन्फिडेंस था, द वे ही वाज स्पीकिंग, द नॉलेज दैट ही हैड, तो हमें पता था कि ये तो अब ये विनर ही हैं। और ऑब्वियसली लो जी सामने आ भी गई चीज, मिला है जनाब एशियन कॉन्टिनेंटल टाइटल। सो उनको भी मुबारकबाद। सो ये बहुत सारी अच्छी खबरें हैं जो हमें वक्तन फवक्तन दिन में मौसूल होती रही, और इन सारी खबरों में एक और अच्छी खबर जब हम तक पहुंची कि जनाब हमारा रुपया रिकवर होना शुरू हो गया। ये एटलीस्ट कल के दिन तो ठीक ठाक रिकवर हुआ है। और बता दें आपको कि गुज़श्ता रोज़ ओपन मार्केट में डॉलर 11 रुपये सस्ता होकर 230 पर आ गया और लिटरली कुछ मनी चेंजर्स तो 218 में भी बेच रहे थे। सो इंटरबैंक में भी रुपया रिकवर हुआ, इससे दिल को सुकून मिला, तक़वियत हुई। ऑल्दो बाज़ लोगों की ट्वीट्स पढ़कर लग रहा था कि उन्हें बहुत ज़्यादा खुशी हुई नहीं है इस सूरत हाल की, लेकिन हम ये सोच रहे थे कि हम एट द एंड ऑफ द डे सब पाकिस्तानी हैं ना। अगर पाकिस्तान बेहतर परफॉर्म करता है तो पॉलिटिकल डिफरेंसेस असाइड हम सबको खुश होना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए। एटलीस्ट कुछ स्टेबिलिटी की तरफ अगर हम जा रहे हैं बिल आखिर। फिर सोने के भाव काफ़ी कम हुए और एक दिन में ऑलमोस्ट कोई 10,000 फी तोला सोने की कीमत भी कम हुई है। उसके मुख्तलिफ मुहर्रिकात और वजूहात हैं, लेकिन ये सारी सूरत हाल कल सामने आई है। अच्छा जी, फॉर पीपल हु आर जस्ट ज्वाइनिंग अस वंस अगेन, क्योंकि हमें इतनी ज़्यादा खुशी है कि हम और किसी चीज़ पे बात करना ही नहीं चाहते, तो दोबारा से एक दफ़ा आपको बता दें कि आखिरकार पाकिस्तान ने कॉमनवेल्थ गेम्स 2022 में पहला गोल्ड मेडल जीत लिया। नूर दस्तगीर भट्ट ने 109 प्लस वेट लिफ्टिंग में गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। ये लें जी, एक दफ़ा दोबारा हो जाए इनकी। और क्या मतलब कॉन्फिडेंस आप चेक कर रहे हैं, ये कोई आसान काम नहीं है कहीं से, तो देख के डर लग रहा है।
and the way he did it was amazing. रिकॉर्ड 405 किलोग्राम वजन इन्होंने उठाया और जज्बात इन्होंने कहा कि मैं बयान नहीं कर सकता। 7 साल से इस गेम को जीतने की कोशिश कर रहा था। घर में वालिद साहब इनकी ट्रेनिंग कराते हैं। अच्छा, मजे की बात है फिर वजीर आजम शहबाज शरीफ की नूह दस्तगीर को मुबारकबाद की ट्वीट भी हुई। भाई फैजान लाखानी को उन्होंने कोट ट्वीट किया वजीर आजम ने, वेल डन भट्ट साहब। और फैजान की ही एक्चुअली मैंने ये खबर पढ़ी थी, मैंने भी सो फैजान से ही पता लगा, पता चला। देखिए फिर जल्दी से हमने लगा भी लिया टीवी पे ताकि हम हॉकी का मैच तो खैर बहुत देर से शुरू होता है, रात 11 बजे ऑलमोस्ट, तो वो हमें सुबह पता लगा कि हम जीत गए हैं। अच्छा, नूह दस्तगीर ने, जिस अब्दुल्ला पहले भी बता रहे थे, मजमूई तौर पर रिकॉर्ड 405 किलोग्राम वजन जो है वो उठाकर मेडल जीता है। और जियो न्यूज़ से खुसूसी गुफ्तगू में नूह दस्तगीर ने कहा कि इतना वजन उठाना आसान नहीं होता और साथ उनका ऑफ कोर्स ये भी कहना था कि जज्बात जो है अपने मुंह में बयान नहीं कर सकता। वी कैन इमेजिन और जो आपने कर दिया दैट इज क्वाइट इनफ। अल्हम्दुलिल्लाह, सबसे पहले तो मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि अल्लाह ताला ने मुझे इतनी इज्जत से नवाजा। और मैं इस वक्त आपको अपने जो जज्बात हैं वो बयान नहीं कर सकता, क्योंकि मैं 7 साल थे इस चैम्पियनशिप या गेम्स को जीतने की कोशिश कर रहा हूँ और आज फाइनली वो दिन आया कि मैं इस गेम्स को जीता भी है। और अल्हम्दुलिल्लाह मैंने कॉमनवेल्थ गेम्स के 3 रिकॉर्ड भी किए और हमारे घर के अंदर ही हमारी जिम है और मेरे फादर मुझे 12 साल से ही ट्रेनिंग करवा रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह आज उनकी मेहनत जो है रंग लाई है। मेरा नहीं ख्याल कि मुझे अब कुछ कहने की ज़रूरत है हुकूमत पाकिस्तान को, मैंने अल्हम्दुलिल्लाह करके दिखा दिया है। अब उनकी ड्यूटी है कि वो भी कुछ करके दिखाएं हमारे लिए। 7 साल से वो मतलब इस कोशिश में लगे हुए थे एंड ही नेवर गिव अप। ये सबसे बड़ी बात है कि कभी भी डिसहार्ट नहीं हुए। अच्छा, आप पता होगा कि नहीं होगा। देखना ये कि वापस आते हैं तो सर्कली इनका इस्तकबाल वगैरह तो बहुत अच्छा होगा, लेकिन फाइनेंशियली कितना लुक्रेटिव ये साबित होता है इनके लिए ये मेडल जीतना, ये जीत, क्योंकि ये बहुत बड़ा मसला है हमारे खिलाड़ियों का। ये हमारे क्रिकेट के अलावा तमाम स्पोर्ट्स में हमारा यही मसला है कि हम लोगों के पास पैसे नहीं होते अपने खिलाड़ियों को ट्रेनिंग देने के लिए। मतलब घर में इन्होंने जिम बनाकर कॉमनवेल्थ में गोल्ड जीत लिया। तो आप सोचिए कि अगर, मतलब आई एम नॉट टेकिंग इट अवे फ्रॉम हिम कि इन्होंने कोई प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं की, इन्होंने प्रॉपर ट्रेनिंग की है, लेकिन अगर ये इंटरनेशनल सतह की ट्रेनिंग करें, दुनिया में जाएं, इनको ट्रेनिंग मिले, तो फिर तो ओलंपिक्स में गोल्ड लाना कोई बात ही नहीं है हमारे लिए। ये तो मतलब हमने बड़ी अच्छी तरह देख लिया कि टैलेंट तो कमाल का है हमारे पास, बट येस ट्रेनिंग जो होती है वो रिफाइन करती है, जिसकी हमारे पास कमी है। और दुनिया में ट्रेनिंग के तरीक़ेकार इतने चेंज हो गए हैं कि वी आर क्वाइट फार बिहाइंड। और जितने भी स्पोर्ट्स पर्सन्स हमारे पास आए हैं और कितने इन्हीं में से ये जीतने वाले लोग हमारे पास ऑलरेडी आ चुके हैं, हम उनसे गप्पे लगाते हैं, हर किसी की एक ही कंप्लेन होती है कि क्रिकेट के सिवाय किसी स्पोर्ट को पाकिस्तान में इनकरेज नहीं किया जाता, वो पजीराई नहीं मिलती जो क्रिकेट को मिलती। मतलब लिटरली 50% भी वो नहीं मिलती। मैं कहता हूँ कि ये वेट लिफ्टिंग ये तो बाद में आती है, हमारा कौमी खेल वो जितना सफर हॉकी जितना सफ़र कर रहा है, क्रिकेट के बाद आप ये एक्सपेक्ट करते हैं ना कि शायद हॉकी में कुछ इन्वेस्टमेंट हुई भी होगी या वहाँ कुछ हालात बेहतर होंगे, बाकी खेल तो बाद में आते हैं क्योंकि वो हमारा नेशनल खेल है, वो हमारा कौमी खेल है। लेकिन नहीं भाई, नहीं। अच्छा ओके, इसमें मैं बॉक्सिंग वहाँ कोच को तनख्वाह देने के पैसे नहीं है, खिलाड़ियों को अलाउंस नहीं मिल रहा। मेंशन बॉक्सिंग को इसलिए करने की जरूरत है बिकॉज हमारे बॉक्सर्स काफ़ी अरसे से लगे हुए हैं और कोई ना कोई टाइटल जो है वो तो जीत के आते ही रहते हैं। लेकिन इवन दिस स्पोर्ट आई वुडंट से इनकरेज तो खैर होती है, लेकिन जो सपोर्ट चाहिए, खास तौर पे जो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, वो बहुत मुश्किलों से मिलती है। आपको याद है शहीर आफरीदी से भी जब बात करी थी, उनकी तो पुलिस फोर्स ने ही उनको इतनी मदद की और उनकी फैमिली ने इतनी मदद की। वो लिटरली आपके अपने वसाइल पे होता है कि कोई आपको मदद कर दे तो आप आगे चले जाएंगे, वरना इट इज़ अ चैलेंज। पहले ही इतना मुश्किल स्पोर्ट और उसके अलावा भी इतनी मुश्किलात हो तो कभी कभार इंसान डिसहार्ट भी हो जाता है। बट नॉट दीज चैंपियंस, नॉट दीज विनर्स। अच्छा, आज भी हमारे जनाब स्क्वाश में होंगे मुकाबले, इसके अलावा बहुत सारे मुकाबले, डिस्कस थ्रो भी है, फिर बैडमिंटन में हमारे मुकाबले हैं, वुमेन सिंगल में माहू शहजाद मद्दे मुकाबिल होंगी, गजाला सिद्दीक का मुकाबला है, फिर हॉकी में पाकिस्तान वर्सेस ऑस्ट्रेलिया है, जिसके बारे में आई एम नॉट बीइंग पेसिमिस्टिक और समथिंग, बट हमें ग्राउंड रियलिटीज़ को मद्देनज़र रखते हुए बात करनी चाहिए। ऑस्ट्रेलिया इज़ नंबर 1 इन द हॉकी राइट नाउ इन द वर्ल्ड। सो हम स्कॉटलैंड से जीत कर हमें इसी पे तसल्ली रखनी चाहिए फिलहाल के लिए, और हॉकी के हालात बेहतर करने चाहिए। बेस्ट ऑफ लक टू ऑल द पीपल आउट देयर हु आर कंपीटिंग टुडे। और क्योंकि यू नेवर नो, कल हम एक और खुशखबरी मना रहे होंगे, मतलब कुछ भी हो सकता है भाई। पाकिस्तानी मैदान में आ चुके हैं, एनीथिंग इज पॉसिबल। आज हम बड़े इनकरेज्ड हैं। आज हम बहुत इनकरेज्ड हैं।
coming back to what we do every day. No, let's not. No, please. I wish we could just pass हो जाती है सारी सूरत हाल, skip. लेकिन हमें बताना भी आपको ज़रूरी होता है ना, क्योंकि आपको ये पता भी लगना ज़रूरी है कि मुल्क में सियासी महाज पर या सियासी मामलात या कानूनी महाज पर क्या चल रहा है, क्योंकि somehow everything is related to that as well. हमारी ज़िंदगियाँ, इस मुल्क की इकॉनमी, मौशी हालात, ममनुआ फंडिंग केस का फैसला आने के बाद मुल्क में लंबी सियासी और कानूनी जंग की तैयारियाँ हो रही हैं। बस मैं कहता हूँ मतलब अभी फ़ौरन किसी बोझाल का कब वो वक्त आएगा जब किसी कानूनी जंग या कोई पॉलिटिकल एरिना में कोई लड़ाई लिटरली मार कुटाई भी ना हो रही हो, क्या ही बात होगी। मतलब उस दिन हम ना सेलिब्रेट, उस दिन भी हम सेलिब्रेट करेंगे, लेकिन नो सेलिब्रेशंस ओवर देयर जस्ट येट। अच्छा जी, आज जो है बाय द वे आपको पता है ना, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो बड़ी मुतमईन है थी या है नहीं थी इनिशियली इस फैसले पर, इलेक्शन कमीशन के फॉरेन फंडिंग के फैसले पे उन्होंने एहतजाज की भी कॉल दी हुई है। अच्छा, उन्होंने फिर वो थोड़ा सा ऐसा भी हुआ था कि पहले तो ईसीपी के बाहर उन्होंने एहतजाज करना था, फिर उन्होंने उसको ज़रा वापस ले लिया। सो नॉट रियली आउटसाइड ईसीपी, लेकिन जिस तरह की सुप्रीम कोर्ट ने इजाज़त दी हुई है, या तो आप परेड ग्राउंड में कर सकते हैं एहतजाज, या फिर ऑफ कोर्स आप इस्लामाबाद में कंटेनर शंटेनर लगा के ऑलरेडी उसकी तैयारी की हुई है। खैर, इत्तेहादी जमातों और पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट की तमाम तवज्जो अब इलेक्शन कमीशन के फैसले पे है। तहरीक इंसाफ ने भी अदालत से रुजू करने के साथ एहतजाज का ऐलान कर दिया है। उधर नवाज शरीफ भी काफ़ी सरगर्म नजर आ रहे हैं। पहले उन्होंने इमरान खान को आड़े हाथों लिया, कल हुकूमत को हिदायत की है कि 2 रोज़ में इमरान खान के खिलाफ रेफरेंस दायर किया जाए। वफाकी हुकूमत सुप्रीम कोर्ट से फुल कोर्ट बनाकर रेफरेंस सुनने की दरख्वास्त करेगी और इमरान खान और दीगर आला पार्टी क़यादत का नाम ECL में डालने का फैसला आज काबीना करेगी। साथ ही तहरीक इंसाफ से निपटने के लिए कानूनी और सियासी हिकमत अमली भी बनाएगी। मौलाना फजलुर रहमान ने पूरी तहरीक को मुजरिम करार देते हुए निशाने इबरत बनाने का मुतालबा किया है। एज़न तहरीक से मुराद यहाँ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ है। फॉरेन फंडिंग केस में होशरुबा हक़ाइक़ से यह साबित हो चुका है कि वो एक गैर मुल्की कठपुतली है। सिर्फ इमरान खान मुजरिम नहीं है, ये पूरा टब्बर मुजरिम है। उनके मरकजी ओहदेदार हों या सूबाई ओहदेदार हों, ये सब इस जुर्म में शरीक हैं और इन सब के ख़िलाफ़ जुर्म साबित हो चुका है। तमाम सियासी जमातें इस बात पर मुत्तफ़िक़ हैं और अपनी हुकूमत से ये कह रही हैं, उनको मशवरा दे रही हैं कि फौरी तौर पर उनके खिलाफ अब कार्रवाई की जाए। अच्छा, चीफ इलेक्शन कमिश्नर भी आप न्यूट्रल्स के कहने पे लगाते हैं और बूट पॉलिश या शहबाज शरीफ है। वेरी नाइस। मतलब वो अब उसको जो आपके फेवर में ना फैसला दे वो न्यूट्रल नहीं है। मतलब ये किस तरह, हाउ इज इट वर्क आउट, मतलब खुद ही उसकी डेफिनेशन आप। अच्छा, 2021 में जब इनके अपेरेंटली एक पेज पर थे ये और न्यूट्रल्स तमाम, जिनको ये न्यूट्रल्स कहते हैं, हम नहीं कहते बाय द वे, और पता नहीं क्या कुछ कहते हैं, तो मतलब फिर चीफ इलेक्शन कमिश्नर पे भी इन्हें एतमाद था और बला का एतमाद था। तो मतलब किस तरह मौक़िफ़ बदले जाते हैं यहाँ पे। कोई दीन ईमान लिटरली किसी का है नहीं। अपने खिलाफ फैसला आना शुरू हुआ तो बस इस पे एतमाद उठ गया। कोई तो इंसान की स्टैंडिंग हो। खैर, आपको पता है कि शेख रशीद ने बाकायदा इनकी गारंटी भी दी थी, क्योंकि ये सेक्रेटरी रेलवे थे। अच्छा, बाकी जो मेंबर्स हैं सिकंदर सुल्तान राजा साहब, और इनकी एक्चुअली रेपुटेशन बहुत अच्छी है महकमे में। इन्होंने सारी उम्र सर्विस में गुजारी है अपनी। नहीं, देखिए वही तो सारी बात है। अच्छा, शाह जतोई, निसार दुरानी, जो बाकी जो मेंबर्स थे उस पे भी इनको अब शक है, उन सारों पे, मतलब जिन लोगों के स्टेलर रिकॉर्ड्स हैं। लेकिन चूंकि अगेन हम ये कहेंगे कि क्यों ये ऐसा होता है और ये जब आपकी फेवर में फैसला ना आए तो सारे मुतनाज़े हो जाते हैं, सारे लगाए जाते हैं, बेशक न्यूट्रल हो या कहीं से हो। मतलब ये इल्ज़ाम कब खत्म होंगे? आप तब ही सेटिस्फाई होंगे जब फेवर में आपकी आएगा तो बाकी बड़े अच्छे होंगे। क्योंकि वही वाली बात ये खुद ही कहते हैं ना, जब ये कहते हैं कि जनरल बाजवा तो बड़े डेमोक्रेटिक हैं, नवाज शरीफ का उन्होंने साथ नहीं दिया इसलिए वो उनके खिलाफ हो गए। सो ये लोग ठीक है, मगर जब तक इनका साथ ना दें, आपको पता ही है फिर क्या मौक़िफ़ होता है। जब न्यूट्रल एक्चुअली हो जाएं और इनसे खुफिया मुलाकातों से इनकार कर दें तो फिर ये पीछे पड़ जाते हैं। लिटरली अब इसे पीछे पड़ना कहते हैं। हमें ज्वाइन किया सीनियर सहाफ़ी और हमारे पीछे पड़ना भी नहीं है, हाथ धो के पीछे पड़ते हैं। अच्छा, ये सारी बातें हम तलत साहब से पूछ रहे हैं। तलत साहब, गुड मॉर्निंग, थैंक यू फॉर जॉइनिंग अस। अब खान साहब का क्यों हमेशा ये इल्ज़ाम होता है जब उनके अगेंस्ट कोई फैसला आता है तो उनको लगता है कि ये जो लोग बैठे हुए हैं जिन्होंने फैसला दिया है वो न्यूट्रल नहीं है, व्हेनेवर इट इज़ अगेंस्ट हिज फेवर। और दूसरा उनका ये कह देना कि जी फॉरेन फंडेड कह के हमारी तौहीन की है, रिपोर्ट जैसी है मकाना रिपोर्ट मैंने पढ़ी नहीं है। ये इन स्टेटमेंट्स को किस तरह डिसाइफर करेंगे आप? बहुत शुक्रिया जी। मुझे पता नहीं क्यों ये सारी बातें सुन के एक बड़ा मशहूर गाना है ब्यूटीफुल लायर, वो याद आ रहा है
नहीं, ब्यूटीफुल क्यों आपने कह दिया वैसे? वो इससे मुराद ये नहीं है कि खूबसूरत है, इससे मुराद ये है कि खूबसूरती से झूठ बोलते हैं। तो वो कॉम्प्लीमेंट लायर को फिजिकल कॉम्प्लीमेंट नहीं है, वो जिस खूबसूरती से चकमा देता है वो कॉम्प्लीमेंट है। बहरहाल इमरान खान साहब पर वो लागू होता है नहीं होता, लेकिन इमरान खान साहब का जो एक्सटेंडेड एक्सक्यूज़ है चकमा देने का, अपनी जिम्मेदारी ना कबूल करने का, वो ये है कि मासूम बन जाना। यानी जब इनसे पूछा जाए कि आपने बुज़दार साहब को चेंज करना, तो उस वक्त इनकी तमाम मासूमियत जो है वो भाग जाती है, मुकम्मल तौर पर ज़ीरक सियासतदान बन जाते हैं। जब इनको कहा जाए कि आपने फलां बंदा काबीना के अंदर नहीं लेना और उनकी मर्जियों लेना का, तो तब ये मुकम्मल तौर पर कमांडर बन जाते हैं। फिर आपको ये भी बताते हैं कि मैं इतना ज़बरदस्त कप्तान हूँ कि मेरी मर्जी के बगैर पता भी नहीं हिलता। इसी चीफ इलेक्शन कमिश्नर के बारे में जो स्टेटमेंट से पुरानी दे चुके हैं वो दोहराने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन ये हर मामले पर यही करते हैं। अब देखें, तमाम का तमाम मलबा जो है वो न्यूट्रल यानी फौज के ऊपर डाल दिया। हमें नाम लेना चाहिए ना, जब ये न्यूट्रल कहते हैं तो फिर हिम्मत करनी चाहिए कि जनरल बाजवा ने मुझे कहा, जनरल फैज ने मुझे कहा, GHQ ने मुझे कहा, फला मीटिंग के अंदर कहा। छुपते क्यों फिरते हैं? फिर ओपनली नाम ले तो हम नाम ले लेते हैं कि फौज ने इनको कहा इनके इल्ज़ाम के मुताबिक। लेकिन जब अपॉइंट कर रहे थे तो मुझे बहुत अच्छे तरीके से याद है, तो मुकम्मल तौर पर दिफा करते थे कि ये जो बंदा है, इससे अच्छा बंदा हमने कभी देखा ही नहीं है और इससे अच्छा बंदा हमने कभी अपॉइंट ही नहीं किया। तो इमरान खान साहब बुनियादी तौर पर उस लीडरशिप के जॉनरा से ताल्लुक़ रखते हैं जिन्होंने कभी ज़िंदगी में कोई अपनी गलती मानी नहीं, क्योंकि उनका मानना ही है कि वो गलती भी करेंगे तो वो सही होगा। लिहाजा उनकी बातों में मंतक या पॉलिटिकल आर्गुमेंट तलाश करने की जरूरत नहीं। अच्छा, तलत साहब बड़ी सिलेक्टिव बातें मानते थे। आपको पता ही है बीच में कितना अरसा चेमागोइयाँ होती रही, खबरें आती रही कि जनाब उस्मान बुज़दार को मुख्तलिफ हल्कों की तरफ से प्रेशर है चेंज कर दिया जाए, लेकिन जो उन्होंने नहीं करना वो उन्होंने नहीं करना। और भी बहुत सी ऐसी बातें चीफ इलेक्शन कमिश्नर उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट के कहने पे लगा दिया। वजीर आला पंजाब जो पाकिस्तान का सबसे बड़ा आबादी वाला सूबा है, वो उस्मान बुज़दार के रहमो करम पे उन्हें छोड़े रखा अपनी जिद या अना की खातिर। सो ये भी इन अपने टेन्योर में भी सिलेक्टिव बातें मानते रहे हैं और बहुत सी बातें नहीं मानी इन्होंने। जी बिल्कुल, आप दुरुस्त फरमा रहे हैं, और साथ सिलेक्टिव रिटेलिएशन भी करते हैं। मसलन जब जज साहिबान ने 3 रुकनी बेंच, जब 5 रुकनी बेंच था और उन्होंने जो स्पीकर कौमी असम्बली हैं उनकी रूलिंग को गलत करार दिया और इमरान खान के इकदाम को गलत करार दे के नो कॉन्फिडेंस मूव को होने दिया, तो इन्हीं जज साहिबान की तस्वीर पर इन्हीं की जमात लंदन में जूतियां बरसाया करती थी। वो विजुअल्स मौजूद हैं। जब इस 3 रुकनी बेंच ने ज़ाहिरन इनके हक में फैसला दे दिया तो आसमान पर उनको ले गए, कहा जी क्या ज़बरदस्त बेंच है, इसी बेंच को पाकिस्तान की तारीख रकम करनी है। तो ये सिलेक्टिव तनकीद भी करते हैं, सिलेक्टिव पावर का इस्तेमाल भी करते हैं, लेकिन किसी भी हाल में अपनी गलती नहीं मानते। ये याद रखना चाहिए, याद दहानी करवानी चाहिए आवाम को। आपका बहुत व्यूअरशिप है, उसको ये जानना चाहिए कि ये जो 8 साल तक मामला लटका रहा है, ये किसी पॉलिटिकल ओपोनेंट ने कोर्ट में चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास नहीं ले गया। ये इनकी पार्टी के कोर मेंबर है अकबर एस बाबर, और हुमा को मालूम है उस वक्त ये उसी टेलीविजन चैनल में होती थी। तो इमरान खान साहब हमेशा प्रोग्राम्स के अंदर शिरकत करने के लिए अकबर एस बाबर की गाड़ी में आया करते थे, यानी यकजान 2 कालब थे। जी, हुमा was telling the other day कि हुमा ने जब इनका इंटरव्यू किया तो अकबर एस बाबर के साथ ही आए थे। बिल्कुल, I did mention मुझे नहीं पता था आपकी क्या कन्वर्सेशन हुई, लेकिन चूंकि आई एम विटनेस टू दिस, तो इमरान खान को 5 मिनट के नोटिस पे आप प्रोग्राम में बुला सकते थे, तो अकबर एस बाबर ही लाया करते थे। ये उस अकबर एस बाबर ने लंका ढाई है, ये उसकी तगदो, उसकी जदोजहद की बुनियाद के ऊपर हुआ है और ये डॉक्यूमेंटेड है। अब देखिए, एक्सक्यूज कीजिए, मुझे तो पता ही नहीं था, मैंने तो साइन कर दिया। भाई जब वहां पर वो कौन साहब थे, आरिफ नकवी साहब, जो एक फैसिनेटिंग 2 क्लब्स उन्होंने बनाए थे, पेशावर परवर्ट्स और फैसलाबाद फदमकर्स, उनके नाम है, मैंने नहीं रखे, जिसमें इमरान खान साहब ने शिरकत की थी। वो जब फंड रेजिंग कर रहे थे तो इमरान खान का क्या ख्याल था, वो किसके लिए फंड रेजिंग कर रहे हैं? जब UAE का सिटिंग मिनिस्टर एक खतीर रकम ट्रांसफर करता है जो PTI के पास जाती है, तो इमरान खान साहब का क्या ख्याल है, वो क्या कर रहा था? जब ये तमाम फंड रेजर खुद अरेंज करते थे, तो ये प्रिटेंड करना कि जी शौकत खानम का इतना बड़ा बजट है, मैंने उसको पर साइन कर दिया, इट डज नॉट होल्ड वाटर एट ऑल। आ गया फैसला, अब आगे क्या होगा? आगे सुप्रीम वैसे तो बहुत से ऑप्शंस जो है वो इत्तेहादी हुकूमत जो है वो दे रही है, जी हम सुप्रीम कोर्ट में ले जाएंगे, हम ECL में नाम डाल देंगे। आगे से खान साहब का ये कहना है कि बिल्कुल थैंक यू वेरी मच, आप नाम डलवाएं। तो प्लान क्या है, क्या करना चाहिए? देखें, इस वक्त हुकूमत की तरफ से तो वाज़ेह है कि उन्होंने सुप्रीम कोर्ट
जाने का रास्ता खोला है, क्योंकि उन्होंने इस पार्टी की डिसोल्यूशन या इमरान खान के खिलाफ जो कार्रवाई है उसका बाकायदा रेफरेंस बनाना है, जो हुकूमत के पास ताकत मौजूद है बेस्ड ऑन द इंफॉर्मेशन जो इलेक्शन कमीशन ने अपने डिटेल जजमेंट में दी है। उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इसके ऊपर फुल बेंच बना के हतमी तौर पर अगर हुकूमत की सबमिशन को उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया, जो बहुत अनलाइकली है, तो ये पार्टी फारिग हो सकती है, इसका सिंबल विड्रॉ हो सकता है, इसके मेंबरान अपनी मेंबरशिप लूज कर सकते हैं। तो की मीटिंग के अंदर उन्होंने बता दिया कि हमने ये काम करना है। मौलाना फजल रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद तो ये शक किसी के जहन में नहीं होना चाहिए कि इत्तेहादियों को क्या बात कह रहे हैं। इमरान खान जो है वो तकिया करेंगे सुप्रीम कोर्ट के 3 रुकनी बेंच की जो फराखदिली है उनके ख्याल में, और जो दस्ते शफकत उनके ख्याल में उनके सर पर रखा जाता है। लेकिन मेरा नहीं ख्याल कि इस मरतबा उस किस्म की सूरत हाल इसमें 3 रुकनी बेंच तो मुश्किल है, लार्जर बनेगा या फिर फुल कोर्ट ही बैठेगा। पार्टी का बैन होना अगर कोई ऑप्शन है तो वुड इट बी अ वायबल ऑप्शन, बिकॉज इस तरह तो बाकी पार्टीज की भी ऑब्वियसली स्क्रूटनी के लिए कहा हुआ है, तो इनकंसिस्टेंसीज तो किसी पार्टी में भी हो सकती है। इज बैनिंग द राइट वे टू गो अबाउट इट? नहीं जी, मैं तो ज़ाती तौर पर सियासी जमातों के बैन के हक में नहीं हूँ, लेकिन ये कवानीन आपने और मैंने तो बनाए नहीं है। अगर इन कवानीन के तहत एक पार्टी का सिंबल विड्रॉ हो सकता है फॉर इंस्टेंस, और पार्टी अपने आप को किसी और नाम से रजिस्टर करवा सकती है। माजी में जमातों के साथ ऐसा हुआ, पार्टियां जब उनका सिंबल ले लिया गया तो नया सिंबल एलोकेट हुआ, जब पार्टी डिसॉल्व हुई उसके बाद नई पार्टी के नाम पर वो रजिस्टर हुई। लेकिन जिस तरह मैंने गुजारिश की, मैं बतौर पाकिस्तानी शहरी और जर्नलिस्ट इसके बिल्कुल हक में नहीं हूँ, लेकिन बुनियादी बात तो फिर समझानी होगी कि इतने बड़े पैमाने पर 351 कंपनीज ने फंडिंग की है। तो बुनियादी सवाल तो ये है कि ये सेट्री हो या जेम्स हो या चार्ल्स हो, उनके दिल में क्या ऐसी मोहब्बत थी कि पीटीआई को वो फंडिंग कर रहे थे और दूसरी जमातों को फंडिंग क्यों नहीं करते? उनके दिल में खास पार्टी की मोहब्बत क्यों है? ये वो इशू है जिसकी बुनियाद पर ऑपोजिशन ये चार्ज लगा रही है कि इमरान खान साहब जो, और स्टार्ट के ऊपर मैं यकीन नहीं करता, मैं सिर्फ दोहरा रहा हूँ इससे आपको सबाक में कि इमरान खान साहब जो है वो रिप्रेजेंट करते हैं फॉरेन एजेंडा को। अब इशू ये है कि इमरान खान ने चूंकि सारी कौम को मार्क्स पाए उन लोगों के जो उनके साथ हैं, उन्होंने फॉरेन एजेंट कहा हुआ है। तमाम सियासी एजेंसीज जो है वो पार्टीज फॉरेन एजेंसीज के लिए काम करती हैं, हत्ता कि हमारी अफवाज और इंटेलिजेंस एजेंसीज भी गद्दारों की कैटेगरी में आती हैं। थैंक यू। अभी हमारे पास वक्त की कमी है, फिर तफसील से आपको पता है कि हम आपको ज़हमत देंगे तो दोबारा बात करेंगे। डॉलर की ऊंची उड़ान के नए नए रिकॉर्ड बनाने का सिलसिला कल अल्हम्दुलिल्लाह थमा है। रुपए ने गैर मुतवक्के तौर पर शानदार रिकवरी की है, बल्कि डॉलर को नॉकआउट कर दिया। ये कहना गलत नहीं होगा। इंटरबैंक में टर्मिनोलॉजी हमारी ना वो कॉमनवेल्थ गेम्स में हम नॉकआउट और तकरीबन 10 रुपए नीचे आया है। सट्टेबाजों की चीखें निकल गई हैं। बहुत खुशी हुई है मुझे इस बात की, जिन्होंने स्टॉक करके रखे हुए थे ना, अब वो मारे फिर रहे हैं डॉलर बेचने के लिए। उन्होंने महंगे ले लिए होंगे। उन्होंने मतलब क्या मतलब कभी अपना फायदा छोड़ के मुल्क का भी सोच लिया करें। मनी चेंजेस मार्केट बंद होने के बाद डॉलर 218 रुपए में बेचकर जान छुड़ाने की कोशिश भी करते रहे। वजीर खजाना मिफ्ता इस्माइल इस पर क्या कहते हैं, सुन लीजिए। जो इनफ्लो ऑफ डॉलर्स है वो ज़्यादा हो गया और आउटफ्लो कम हो गया है। जो पिछले माह आपने कम इंपोर्ट किया है ईंधन और दीगर चीज़ें, जिसकी अब पेमेंट्स कम ड्यू हो रही हैं, तो हमको पैसे कम देने पड़ रहे हैं लेकिन हमें पैसे ज़्यादा आ रहे हैं, डॉलर ज़्यादा आ रहे हैं, जिसकी वजह से मार्केट वो आ रही है, बेहतरी आ रही है। हमारी दोस्त ममालिक से बात हुई है, एक दोस्त मुल्क ने ये हमें वादा कर दिया, लेकिन हम इंतज़ार कर रहे हैं। डेकोरम यही है कि वो पहले बता दें। दूसरा दोस्त मुल्क मुझे लगता है कि कल या अल्लाह ताला की ज़ात से मुझे उम्मीद है कि कल या मैक्सिमम परसों कंफर्म कर देगा। ऐसा कोई चांस नहीं है कि बोर्ड मीटिंग तक, क्या मतलब चंद दिनों में, अगले चंद दिनों के अंदर इंशाअल्लाह ताला ये चीज़ें पूरी हो जाएंगी। मैंने IMF को ऑलरेडी कह दिया है कि 2 दोस्त ममालिक के से आप ख़ुद भी रब्ता करके ये कंफर्म कर सकते हैं। तो काफ़ी चीज़ें आगे बढ़ गई हैं, तो इंशाअल्लाह ताला ये 2-3 दिन में बाद मसला ये भी निपट जाएगा। अच्छा, आपको बताएं कि हुकूमत ने अब तक खुलकर डॉलर की कीमत में कमी का क्रेडिट तो नहीं लिया, लेकिन कुछ लोग कह रहे हैं कि ये इलेक्शन कमीशन के फैसले के असरात का नतीजा भी हो सकता है। ये अजीब सी बात है।
बहरहाल हम तो सिर्फ मेंशन ही कर रहे हैं ना, डोंट शूट द मैसेंजर। बहरहाल जी, वजह जो भी रही हो, पाकिस्तानी मईशत के लिए ये मुस्बत पेशरफ्त है और रुपया जो है मुस्तहकम करने के लिए स्टेट बैंक भी डट गया है। एक्सचेंज कंपनियों और बैंकों के फॉरेन एक्सचेंज ऑपरेशंस की निगरानी सख्त कर दी गई है। जवाबत तोड़ने पर 2 कंपनियों की 4 ब्रांचेस के ऑपरेशन जो है वो मुअत्तल भी कर दिए गए हैं, विच इज़ वेरी गुड। और डॉलर के मुकाबले में रुपए का मुस्तहकम होना अच्छी खबर है, लेकिन अहम बात ये होगी कि ये सिलसिला आइंदा भी बरकरार रहे, ये बिल्कुल वन ऑफ ना हो और ये बिल्कुल तसलसल से चलता रहे और रुपए की मजबूती से महंगाई में कमी तो होगी। दूसरा ऑफ कोर्स डॉलर नीचे आने से मुल्क पर कर्ज का बोझ जो है वो भी बाय द वे 1400 अरब रुपए कम होगा होपफुली। अब इसी पे ज़रा हम बात करते हैं कि इसके क्या वजूहात थी इसकी और आगे क्या सूरत हाल है। चेयरमैन एक्सचेंज कंपनीज एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान मलिक बोस्तान हमारे साथ मौजूद हैं। मलिक साहब, डॉलर की कीमत अचानक नीचे आना हमारे लिए तो अचानक ही है, शुरू हुई है, एक दिन में रिकॉर्ड कमी की रिकॉर्ड सामने आई है। क्या वजूहात हैं इसकी? क्या आप लोगों को थी स्पेकुलेशन कि हाँ ये एकदम से नीचे गिरेगा, या आप लोगों के लिए भी सरप्राइजिंग था? पहली दफ़ा जो ये दावे करते थे वो सच साबित हुई। इससे पहले जितने भी दावे उसमें इम्प्लीमेंट करने में टाइम लगता था और उसका रिजल्ट आने में भी टाइम लगता था। तो इस दफ़ा मिस्टर स्मिथ साहब ने जो मीटिंग में पिछले गुज़श्ता प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि पाकिस्तान का जो जून में बिल इंपोर्ट का 7 अरब डाला है, इस दफ़ा 5 अरब डालेगा, हम अपने 2 अरब डॉलर का इंपोर्ट बिल कम करेंगे। तो वो वाकई यही उनका दावा सच साबित हुआ। और दूसरा इससे भी बड़ी सबसे बड़ी वजह तो ये बनी कि इंपोर्ट बिल 2 अरब डॉलर बहुत बड़ा अमाउंट होता है जो कि तजारती खसारा कम हुआ। और इसके साथ चीफ ऑफ स्टाफ कमर बाजवा साहब ने जो है वो अमेरिका से अपील की है कि वो IMF की पेमेंट रिलीज़ कराए। उनकी अपील कारगर साबित हुई और अमेरिका के जो IMF की जो ऑफिशियल है उसने आज स्टेटमेंट दी कि हुकूमत पाकिस्तान ने 31 जुलाई तक हमारे तमाम मुतालबे पूरे कर दिए हैं। तो इसी चीज़ को मद्देनज़र रखते उम्मीद हो चली कि 26 अगस्त को जो इजलास होना है IMF की किस्त अगर रिलीज़ हो जाती है, डॉलर जो इस वक्त तमाम रिकॉर्ड तो तोड़े हैं, एक दिन में 12 रुपये कभी भी डॉलर नहीं गिरा। आज अल्लाह का शुक्र है डॉलर का रेट 12 रुपये गिरा और पाकिस्तानी रुपये ने 2 छक्के लगाए हैं। तो अगर इस तरह ये बरकरार रहता है तो डॉलर का रेट किस्त मिलने के बाद 200 से भी कम हो सकता है। अच्छा बोस्तान साहब, अब कहा जा रहा है कि डॉलर की कीमत गिरने का सिलसिला जो है वो चल निकला है और बतदरीज कमी आती रहेगी। अब ऑब्वियसली हम सारे ये होप करें ऐसा हो, IMF के फंड्स मिलने के बाद मजीद गिरेगा तो कहाँ तक आ जाएगा? बिल्कुल ये बताएं कि जरा हम इंटरेस्टेड हैं। ये जैसे मैंने कहा है कि ये IMF की किस्त मिलती है तो उस वक्त तक 2-3 रुपये तो डेली गिर ही था, लेकिन आज जहाँ इतना गिरा है और भी मज़ीद गिरता है। तो किस्त मिलने के बाद ये 180-190 तक जा सकता है। और मैं समझता हूँ इसका लेवल भी यही था, क्योंकि जब मैं सियासी अदम इस्तेकाम आया और पंजाब में जो ज़मीनी इलेक्शन हुए हैं उसमें बड़ा अपसेट हुआ, उसने हर चीज़ को भी अपसेट कर दिया, रुपये भी अपसेट हुआ, हुकूमतें भी अपसेट हुई और नून की जगह PTI आ गई। लेकिन अब यकीन हो चला है, मेरे ख्याल लोगों को ये महसूस हो रहा है कि कल के जो अपना इलेक्शन कमीशन का फैसला है, आप दोनों जमातें उसके ख़िलाफ़ सुप्रीम कोर्ट में जा रही हैं, तो जल्द इलेक्शन का अब कोई इम्कान नहीं है। तो ये भी एक बड़ी वजह बनी है जिसकी वजह से जो पहले ये खौफ था लोगों में कि शायद बहुत जल्द इंतखाब हो जाएंगे और पता नहीं किसकी हुकूमत रहेगी ना रहेगी। लेकिन अब लगता है कि इसमें टाइम लगेगा और इसी दौरान ये हुकूमत ने भी फैसला कर लिया कि हम अपना वक्त पूरा करेंगे। तो इसके साथ स्टॉक भी बढ़े और रुपये भी बढ़े। जी, आपको इस्तेहकाम इंशाल्लाह होपफुली नज़र आता हुआ नज़र आ रहा है। बहुत शुक्रिया आपका। मलिक बोस्तान हमारे साथ मौजूद थे। और अब आपको पता ही है जो वफाक में हुकूमत है वो कह चुकी है कि इलेक्शन तो अपने वक्त पे होंगे। ठीक है, बाकी जहाँ जहाँ भी जिसकी भी हुकूमत है सेटल रहें, अपने वक्त का इंतज़ार करें। अच्छा। मुल्क की इकॉनमी को सुख का सांस लेने दें। यस प्लीज़, और मुल्क के लोगों को भी। साथ ही आपको बताएं जी, पाकिस्तान में अमरीकी डॉलर के साथ सोने की कीमत में भी बड़ी कमी का सिलसिला जो है वो जारी है और फ़ी तोला सोना 8,600 रुपये कमी के बाद 1,45,300 रुपये पर पहुंच गया है। ये कल की कीमतें हैं जो कम हुई हैं। इससे पहले आपको पता है 1,60,000 फी तोला भी पहुंची हुई थी बात। सो अल्हम्दुलिल्लाह कुछ वहाँ भी कमी का सिलसिला शुरू हुआ है। और मैं जो हूँ ना मलिक बोस्तान साहब की बात पे अटक गया हूँ। वो कहते हैं 180-90 के करीब आ जाएगा, तो मतलब काफ़ी है कि साइड पे इंतजार में, लेकिन काफ़ी बेहतरी आएगी। लेकिन ऑन द कॉन्ट्ररी आपको पता है कि बिजली के बिल क्या आ सकते हैं अब आने वाले महीनों में हमारे। अच्छा हाँ, अबाउट दैट ये भी हम आपको बताना चाहते हैं कि बिजली के बिल जो है ना वो ऑलमोस्ट 50% टू
मे बी इवन 80% ज़्यादा आए तो लोगों को इस चीज़ के लिए ज़हनी ऑलरेडी तौर पर थोड़ा सा तैयार हो जाना चाहिए। बिकॉज टू बी वेरी ऑनेस्ट, जब हमारे इस महीने के बिल्स आए और हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि ज़्यादा होंगे, लेकिन जो बिल्स आए वो उन्होंने ना हमारी फाउंडेशन थोड़ी सी हटा के रख ली। और सेम कंजम्पशन एंड दिस इज डिफिकल्ट ऑब्वियसली मिडिल क्लास के लिए तो बहुत ही मुश्किल है। जो देने वाले तो ऑब्वियसली दे ही देंगे जिसने भी देना होगा, लेकिन जिनके कम बिल्स आते हों, जैसे 10,000 वगैरह आते हैं, और वो एकदम से अगर डबल हो जाएं या ऑलमोस्ट डबल हो जाएं तो थोड़ा सा आपको अपने आप को तैयार कर लेना चाहिए। ट्रिब्यूट हमने देना है हमारी हिफाजत के लिए अपनी जान देने वाले पुलिस जवानों को खिराज अकीदत पेश करने के लिए आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। अमन व अमान के क़याम और आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ के लिए पुलिस पहली सर्टनली दिफाई लाइन है, और सहूलियात और लग्जरीज़ ना होने के बावजूद ये लोग अपनी ड्यूटी बखूबी सर अंजाम देते हैं और अपनी जान से भी हाथ धो बैठते हैं। और पुलिस एहलकार अपनी ज़िंदगी लिटरली हथेली पर रखकर अपने फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं, क्योंकि आपको पता ही है हमारे यहाँ क्या हालात हैं। बिल्कुल, बल्कि अगर आप देखें कि दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जंग में भी पुलिस ने बड़ी कुर्बानियाँ दी हैं जिसे फरामोश नहीं किया जा सकता। और हम जियो न्यूज़ की तरफ से पुलिस के शोहदाओं को सलाम पेश करते हैं। और इसी सिलसिले में हमने आज इन्वाइट की है, दावत दी है CCPO पेशावर एजाज़ खान साहब को। एजाज़ खान साहब, पुलिस की कुर्बानियाँ को खराज तहसीन पेश करने के लिए आज यौम शोहदाए पुलिस मनाया जा रहा है। पुलिस फोर्स हमारी हिफाजत करती है, हमारे लिए जान देती है, लेकिन शायद अब भी हम इस तरह कदर नहीं करते। जहाँ इनकन्सिस्टेंसीज होती हैं हम बड़े धड़ल्ले से बोल भी देते हैं, लेकिन जहाँ क्रेडिट देना चाहिए उसमें शायद इतना नहीं देते। तो पुलिस शोहदा जो हैं वो इस डे को इनफैक्ट मनाने के लिए आप क्या कर रहे हैं और क्या प्लान्स हैं उनको ऑनर करने के लिए? देखें, इंसान की ज़िंदगी का हम कोई तखमीना नहीं लगा सकते कि इसकी क्या कीमत होगी। वो तो बेश बहा है, उसका अंदाज़ा जो है वो कोई भी नहीं कर सकता, ना उसकी कीमत अदा हो सकती है। लेकिन जो वो कहते हैं कि जो शहीद की मौत है वो कौम की हयात है। आज अगर हम पुरअमन ज़िंदगी गुजार रहे हैं और यहाँ पे बैठे हुए हैं तो ये इन्हीं शहादतों की वजह से। और ज़िंदा कौमें जो हैं वो हमेशा अपने शहीदों को याद रखती हैं और उनकी क़ुरबानियों का इकरार करती हैं। इसीलिए जो है ये दिन मनाया जाता है जो पुलिस शोहदा डे है। अच्छा एजाज़ साहब, पुलिस एहलकारों को एक शिकवा रहा है कि एक तो उनकी कुर्बानियों की कदर नहीं होती, दूसरी तरफ हुकूमतें उनकी हिफाजत के मुनासिब इक़दाम भी नहीं कर पाती। तो क्या इस सिलसिले में मज़ीद कुछ करने की ज़रूरत है? कुछ सजेशंस हैं आप लोगों के महकमे की तरफ से? देखिए, पुलिस के काम की नोयत का आप अंदाज़ा लगाएं कि पुलिस के काम की नोयत ही ख़तरों से खेलना और आवाम के बीच में रहना, और उनका मुकाबला जो है वो हमेशा दोस्तों से रहा है। अगर कोई और फोर्सेस हम ले लें तो उनका मुकाबला दुश्मन के साथ होता है, तो दुश्मन पे तो दुश्मन को ठिकाने लगाना पड़ता है। दोस्त को आप डायरेक्टली ठिकाने नहीं लगा सकते, तो ये एक इंतहाई मुश्किल एक काम है। और गवर्नमेंट की हमेशा यही कोशिश रही है, अगर एक उनका एहलकार शहीद होता है तो गवर्नमेंट को उससे जनरल मोराल के अलावा फाइनेंशियल लॉसेस भी होते हैं उसके। तो गवर्नमेंट को तो ये बात जो है वो वारा नहीं खाती कि वो इतना आसानी से अपने शहीदों को भूल जाएं। ये वैसी तासुर है जो शायद ही जन्म लिया हो कहीं पे, लेकिन गवर्नमेंट की हमेशा यही कोशिश रही है कि इनको हर मुमकिन हिफाजती अशिया दी जाएँ, बुलेट प्रूफ जैकेट्स दी जाएँ, कोई जैमर्स दिए जाएँ, हेलमेट्स दिए जाएँ। लेकिन बहरहाल पुलिस का काम इतना मुश्किल है कि उसमें मुकम्मल तौर पे 100% सिक्योरिटी कायम रखना कभी कभार नामुमकिन हो जाता है। ये तो बड़ी आपने बेसिक चीज़ों की बात की है क्योंकि जो कि डेफिनेटली प्रोवाइड होनी चाहिए और अच्छी मकदार में प्रोवाइड होनी चाहिए, क्योंकि ऑब्वियसली ये जो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस है तो इनके ऊपर तो सबसे ज़्यादा एक जो अटैक है, जो हमला है, जो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। अच्छा, एक और प्रॉब्लम है एजाज़ खान साहब, अगर आप इस पर नज़र डालें कि पुलिस फोर्स के साथ एक इमेज का मसला हमेशा रहा है। आम लोग पुलिस से डरते हैं, उन्हें ईमानदार नहीं समझते। तो आपकी नज़र में इस इमेज को बेहतर कैसे किया जा सकता है? देखें, पुलिस का के काम की नोयत का आप अंदाज़ा लगाएं। पुलिस के काम की नोयत है रोकना, एक गलत काम की रोकथाम करना या उसका सामना करके रोकना।
तो वो नेचुरली पुलिस के सामने जो भी इस तरह की चीज़ें आती हैं उसमें दो पार्टीज़ होती हैं, एक पार्टी ने हक़ पे होना है, दूसरी पार्टी ने हक़ पे नहीं होना। उसमें दोनों पार्टियां जो हक़ पे नहीं है वो तो लाजमन कहेंगी कि ये पुलिस मेरे साथ अच्छा नहीं कर रही है, तो वो जो 100% एक हिमायत होती है वो पुलिस के सामने 50% रह जाती है, क्योंकि एक फ़रीक तो बीच में से निकल गया। जो फ़रीक बच गया जो हक़ पे है, तो वो हक़ वाला भी फिर ये समझता है कि अभी ये मुलज़िम या जिसने मेरे साथ ज़्यादती की है उसको उल्टा लटका दिया जाए, उसके साथ ये किया जाए वो किया जाए, पुलिस ने मेहमान बना के हवालात में रखा हुआ है, तो वो भी फुली सेटिस्फाइड नहीं होता। तो आप किसी भी पुलिस वर्किंग का अंदाज़ा लगा लें, उसमें आपको 25-30% से ज़्यादा सेटिस्फेक्शन नज़र नहीं आएगी। उसकी वजह यही है कि उसके सामने दो पार्टियां होती हैं। ये नंबर 1। नंबर 2, करप्शन या बददियानती ये हमारे माशरे का मसला है, ये सिर्फ पुलिस डिपार्टमेंट का मसला नहीं है। ये पाकिस्तान में आप जहाँ पे भी जाएं ये मसले मसाइल हैं। हमेशा हमारे डिपार्टमेंट की मजमूई तौर पे यही कोशिश रही है कि अपने हम अहलकारों को पब्लिक डीलिंग में ट्रेन करें, उनका रवैया बेहतर बनाएं, उससे भी काफ़ी फ़र्क इसका आ सकता है। You know, I really liked your perspective and your point of view. बहुत शुक्रिया आपका एजाज खान साहब, आपने बड़ी पते की बातें की हैं। मतलब कोई इंडिया से तो लड़ नहीं रहे हमारे पुलिस एहलकार, जिसमें हमें मतलब हम उनकी अज़मतों को सलाम तो सर नहीं पेश करेंगे कि ये दुश्मन है। सो हमारे आपस के झगड़े ही निपटा रहे हैं ना, हमारे आपस के मसाइल हैं। दो पार्टियां हैं तो उसमें से हुमा एक पार्टी और मैं एक पार्टी हूँ। सो एक को बुरी लगेगी पुलिस और एक को अच्छी लगेगी। जहाँ हम इमेज टार्निश होने की बात करते हैं तो जिसको बुरी लग रही है, जिसके खिलाफ पुलिस काम कर रही है क्योंकि वो गलत आदमी है, वो तो पुलिस की रेपुटेशन की ऐसी तैसी फेरेगा। जी बिल्कुल। सो ये बात भी समझने की ज़रूरत है। दोबारा से फॉरेन फंडिंग और इसके कानूनी जो मामलात हैं जिस तरह आगे बढ़ते हैं उस पर ज़रा बात करेंगे। सीनियर एंकर पर्सन हैं जियो के और माहिर कानून है मुनीब फ़ारूक, उनसे ज़रा पूछते हैं। मुनीब, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। मुनीब, ममनुआ फंडिंग केस फैसला आने के अब बाद 2 दिन हो गए हैं, अब तसल्ली से सबने फैसला देख ही लिया होगा। आपसे हम सबसे पहले यही पूछेंगे कि क्या इमरान खान अब ममनुआ फंडिंग लेने के इल्ज़ाम में मुलजिम हैं या अब उन्हें मुजरिम कहा जाए? ये कन्फ्यूजन ज़रा दूर कर दीजिएगा। मैं ये ज़रूर कहूँगा, और ये इलेक्शन कमीशन के फ़ैसले को देखने के बाद एक बात तो बड़ी क्लियर है कि इमरान खान साहब की जमात और इमरान खान साहब बहैसियत पार्टी लीडर, पार्टी हेड, उन्होंने इस कानून की ख़िलाफ़ वर्जी के वो मुर्तकब हुए हैं। और 2009 और 13 के दरमियान का अगर ये सारा, या 2008 से 13 के दरमियान का अगर ये अरसा देखा गया है तो बड़ी वाज़ेह कानून की ख़िलाफ़ वर्जी की गई है, नोइंगली की गई है। विलफुल कंसीलमेंट का एलिमेंट भी इसके अंदर शामिल है। ना सिर्फ वायलेशन ये की गई है कि आपने कानून के ख़िलाफ़ काम किया, आपने अपने अकाउंट्स को छुपाया भी। और इलेक्शन कमीशन ने इस फैसले के अंदर ये भी तहरीर किया है कि जिन अकाउंट्स को जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने डिसओन किया है, 3 कैटेगरीज बताई हैं उन्होंने, जिसको जिन अकाउंट्स को उन्होंने डिसओन किया है, उन अकाउंट्स से नॉन अकाउंट्स को जिनको पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ओन किया है उनके दरमियान वायर ट्रांसफ़र्स या इलेक्ट्रॉनिक ट्रांजैक्शंस और फ़ंड ट्रांसफ़र भी हुए हैं। लिहाजा वो इस्टेब्लिश ये ज़रूर करता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने विलफुल कंसीलमेंट ज़रूर की है। एक तो ये काम है, और दूसरा ये कि ममनुआ फंडिंग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ली है। और ये बात अब इस फैसले की बाद आगे ये फैसला ओवरटर्न हो जाए, कुछ हो जाए, उसके बारे में हम नहीं कह सकते, लेकिन अब तक की जो डिटेल्स हैं और जो मवाद इस फैसले के अंदर मौजूद है उसके मुताबिक उन्होंने इस गलती का और इस वायलेशन के वो मुर्तकब हुए। राइट। अच्छा मुनीब, ममनुआ फंडिंग केस के बाद अब ये काफ़ी वाज़ेह हो गया है कि अदालतों में ही तय होंगे जो भी फैसले होंगे। तो आपके नज़र में ये फैसला ऐसा है कि जिसके नतीजे में खान साहब को नाअहली का सामना करना पड़ सकता है, या हुकूमत ने ज़्यादा ही कुछ तवक्कुआत लगाई हुई हैं? देखिए, मेरे ख़्याल में एक बड़ा तगड़ा केस बन सकता है 62(1)(f) के तहत इमरान खान साहब की नाअहली का। गो के उनकी तरफ से तौजीह ये पेश की जाती है कि ये एफिडेविट नहीं है और ये कोई पर्सनल डिक्लेरेशन नहीं है, ये तो कुछ और है, और ये तो सर्टिफिकेट है, ये तो चार्टर्ड अकाउंटेंट की जानिब से बनाया गया है, ये तो ऑडिटर्स की जानिब से बनाया गया, और फॉर्म 1 की लैंग्वेज बड़ी मुख्तलिफ है। देखिए, फॉर्म 1 की लैंग्वेज अपनी जगह मौजूद है, उसके अंदर जब आप ये सर्टिफाई करते हैं कि आपने कोई वायलेशन ऑफ लॉ नहीं की
और कोई प्रोहिबिटेड तरीके से आपने पार्टी के लिए फंड इकट्ठा नहीं किया एंड ऑन द कॉन्ट्ररी आपने किया हो, फिर आपने कोई कंसीलमेंट भी ना की हो, कंसीलमेंट करने का आपने मुर्तकब आप हुए हों, तो फिर ज़ाहिर बात है वो सर्टिफिकेट तो फिर दुरुस्त अच्छा हुआ कानून की नज़र में। मुनीब, हम लास्टली बस आपसे यही जानना चाहते हैं कि तहरीक इंसाफ इनिशियली बड़ी मुतमईन थी, ऑल्दो आज एहतजाज भी कर रहे हैं, मगर फिर इमरान खान साहब ने कहा कि ये फैसला बड़ा नाक़िस है, इससे हमारा बिगड़ेगा कुछ नहीं, मुस्लिम लीग नून भूल जाए कि इस तरह हमारी पार्टी को कुछ डैमेज कर सकते हैं। तो ये बात दुरुस्त है कि फ़ैसला नाक़िस है और मुश्किल है मुस्लिम लीग नून या इत्तेहादी हुकूमत के लिए अपने हक़ में और PTI के ख़िलाफ़ कोई भी फ़ैसला लेना आगे अदालत से? देखिए, एक बात से तो मैं मुत्तफ़िक हूँ कि जमात तो कहीं नहीं जा रही, और ना ही इमरान खान साहब की जमात के ख़िलाफ़ वो जो एक था कि जी हम डिक्लेरेशन जो कि वफाकी हुकूमत दे सकती है, जो इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत जो कानून है उसके तहत, मेरा नहीं ख्याल कि हुकूमत उस तरफ जाएगी, क्योंकि अगर आप उस रूट पे चल पड़ते हैं तो हुकूमत को सुबकी होगी, क्योंकि मेरा नहीं ख्याल कि इतना इनक्रिमिनेटिंग एविडेंस अभी तक मौजूद है जिसके तहत आप इमरान खान साहब की जमात को एक फ़ॉरेन फंडेड या फ़ॉरेन एडेड पार्टी करार दे सकते हैं। वो अगर गया भी तो मेरा नहीं ख्याल कि वो जो थ्रेशोल्ड है वो बड़ा हाई है और वहाँ तो हुकूमत को कामयाबी हासिल नहीं होगी। अगर हुकूमत ने ज़ोर लगाना है तो इमरान खान साहब की नाअहली के लिए वो 62(1)(f) के तहत ही ज़ोर लगा सकती है। बाकी ये कहना कि 125 सीटों वाली पार्टी, तो मियाँ नवाज़ शरीफ जब उनको नाअहल किया गया तो उनकी तो ठीक ठाक तगड़ी हुकूमत थी, मेजॉरिटी थी, और उनको ज़रूरत नहीं थी इत्तेहादियों की, बड़ी तगड़ी हुकूमत थी उनकी। जब वो नाअहल हुए तो बस हो गए, अदालती फ़ैसला आया और वो नाअहल हो गए और फॉर लाइफ हो गए। तो उस वक्त अगर आसमान नहीं टूटा था तो आसमान तो दोबारा भी नहीं टूटेगा अगर ऐसा। राइट, बहुत बहुत शुक्रिया मुनीफ फारूक फॉर स्पीकिंग विद अस। अच्छा, जो होगा वो तो होगा, उस पर मजीद हम क्या स्पेकुलेट करें, और आपको पता है कि हर दिन हर मिनट ही कोई ना कोई इस हवाले से अपडेट टाइम मैचिंग कर है ना। आज हम बहुत ही मुझे लगता है उनको भी मेमो पहुंच गया था। ज्वाइन किया है सीनियर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट याया हुसैनी हमारे साथ मौजूद हैं। याया, थैंक यू फॉर बीइंग विद अस। याया, सबसे पहले तो आपसे यही पूछ लेते हैं, ये तो पता है कि परफॉर्मेंस पूरी बिल्कुल ही ज़ीरो रही है और कुछ अरसे से कोई ख़ास परफॉर्मेंस नहीं रही, सबसे बड़ी वजह आप क्या समझते हैं? देखिए, बहुत सारी बातें तो हुमा आपने कर दी और अब्दुल्ला जो है उन्होंने उसमें तड़का लगा दिया। उन्होंने कहा कि नील बटा सन्नाटा रही है परफॉर्मेंस, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन देखिए, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का काम जो है वो खिलाड़ियों को फैसिलिटीज प्रोवाइड करना है और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड कर रहा है। बिस्मा मारूफ जो पाकिस्तान खवातीन टीम की कैप्टन है, वो अपनी बेटी को वर्ल्ड कप में लेकर गई थी। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने उनके अखराजात उठाए थे और कॉमनवेल्थ गेम में स्पेशल रिक्वेस्ट पर वो अपनी बेटी को लेकर गई हैं। कोई शक नहीं है, उनको क्रेडिट देना चाहिए। वो एक माँ होने की हैसियत से, छोटी बेटी की हैसियत से अपनी बेटी के साथ क्रिकेट खेल रही हैं। मैं इस बात को अहमियत देता हूँ। बट इस वक्त आप जो स्टेट पूछ रही हैं पाकिस्तान टीम की खवातीन परफॉर्मेंस के पीछे मसाइल क्या है, दलाइल क्या है, तो उसका सीधा सीधा एक ही जवाब है और वो ये है कि पसंद नापसंद, अकरबा परवरी, और जिनकी परफॉर्मेंस नहीं है वो इस टीम के साथ सफर कर रहे हैं। और टॉप ऑफ द लिस्ट टीम की कप्तान बिस्मा मारूफ हैं, जिनकी पिछले 4 मैचों में ये परफॉर्मेंस थी कि वो T20 क्रिकेट जहां बाउंड्रीज की बड़ी इंपॉर्टेंस होती है वो सिर्फ एक चौका लगा सकी थी। और कल जब पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ 150 प्लस चेस कर रहा था तो बिस्मा मारूफ को अच्छी तरीके से ये अंदाजा था कि मीडिया ने उनको उधेड़ कर रख दिया है, मीडिया ने उनकी परफॉर्मेंस का प्रचार किया है, तो उन्होंने पाकिस्तान टीम की जीत के बरक्स अपनी परफॉर्मेंस को अहमियत दी। 32 बॉल्स पर उन्होंने एक चौके के साथ 23 रन की इनिंग खेली कि टीम कुछ भी करे, मैं अपने रन करके अपने आप को साउंड एंड सिक्योर करूं। 2 साल से उन्होंने T20 क्रिकेट में कोई 50 नहीं किया है। उसके अलावा एक और खिलाड़ी है उमायमा सुहेल, वनडे क्रिकेट की बड़ी अच्छी बैटर है, लेकिन T20 क्रिकेट में उनकी टीम में जगह ही नहीं बनती। उनको भी टीम में जो है दोस्ती यारी के ऊपर शामिल किया हुआ है। अच्छा याया, हमने देखा है कि इंटरनेशनली दुनिया में विमेन स्पोर्ट्स का स्टैंडर्ड इतना हाई हो गया, मतलब आप देख के चौंक जाते हैं। कोई भी स्पोर्ट आप उठा के देख लें, और हम बाकी स्पोर्ट्स की तो बात नहीं करेंगे, लेकिन क्रिकेट पे ऐसा नहीं है कि सहूलियात का फुकतान है या पैसों की कमी है, यहाँ तो सब कुछ है। क्या टैलेंट भी है हमारी जो पीछे से लड़कियां पूल में अगर मौजूद हैं, क्या वो टैलेंटेड हैं या हमारी ट्रेनिंग का फुकतान है, इनको सही ट्रेन नहीं कर पा रहे, क्या हो रहा है? अब्दुल्ला सही कह रहे हैं, हम जब विजुअली देखते भी हैं ना कि बाकी मुल्कों की, खासतौर पे इंग्लैंड को अगर देखें, उनकी विमेंस क्रिकेट टीम मतलब क्या शॉट्स लगाते हैं और ऑलमोस्ट आपको डिफरेंस ही नहीं फील होता। मतलब बॉक्सिंग के मैच देख लेना तो वो स्टांस पे जब आती है ना लड़कियां तो पता लग जाता है कि हाँ, ये इनका तो हमसे कोई मुकाबला नहीं है। अब्दुल्ला देखिए, मेरिट पर चीजें होती हैं, लेकिन यहाँ पर
सालों से खिलाड़ी टीम के साथ ट्रैवल कर रही हैं। अभी आप कॉमनवेल्थ गेम की बात करें, पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने खिलाड़ियों के अखराजात उठाए हैं, उनको हर तरह की सहूलियात बहाम पहुंचाई है। हॉकी टीम मौजूद है इस वक्त कॉमनवेल्थ गेम में, उनको डेली अलाउंस तक नहीं मिला है और ये खिलाड़ी हॉकी खेल रहे हैं पाकिस्तान से। और खवातीन क्रिकेट का ये मामला है, मैं आपको जो बता रहा हूँ, खवातीन क्रिकेट में कायनात इम्तियाज को टीम में सेलेक्ट किया गया है। उनको कल के मैच में क्यों बिठा दिया गया? ऑस्ट्रेलिया की टीम खेल रही थी, डर के बिठा दिया गया, परफॉर्मेंस नहीं करेंगी। फिर उसके बाद इरम जावेद है, 50वां मैच कल वो खेल रही थी और आखिरी उनकी 4 मैचों में परफॉर्मेंस ये है कि वो 2 मरतबा जो है वो 0 पर आउट हुई है और उन्होंने सिर्फ 9 रन बना रखे थे। तो वो ओपनर कल नहीं खेली है, कल उनको आपने नंबर 4 पर खिलाया और उनका ये हाल है कि कप्तान बिस्मा मारूफ और इरम जावेद जो थी वो दायरे से बाहर गेंद को फेंक नहीं सकी। ये मामला पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट के हैं और इसकी वजह से पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट जो है वो बहुत ज्यादा स्ट्रगल कर रही है। डायना बेग पाकिस्तान की फास्ट बॉलर है और वो 4 ओवर कल उन्होंने किया है 6 मैचों के बाद। T20 क्रिकेट में आप 4 ओवर नहीं कर रहे तो उसका मतलब सीधा है कि आपकी फिटनेस जो है वो सवाल उठा रही है। वुड इट हेल्प कि अगर हमारी लड़कियां जो हैं, ये विमेन क्रिकेट टीम जो हैं, ये पाकिस्तान में डोमेस्टिक क्रिकेट भी खेलें, ज़्यादा टूर्नामेंट्स हों जिस तरह आदमियों के होते हैं, उसी तरह इन लड़कियों की और PSL भी हो ना खवातीन का, तो मे भी उससे कोई टैलेंट आ जाए शायद। मोर विद इन द कंट्री तो ज़रा ज़्यादा प्रैक्टिस हो, ज़रा ज़्यादा कॉन्फिडेंस हो, दे माइट डू बेटर। सब कुछ हो रहा है उमा, सब कुछ हो रहा है, पैसे भी मिल रहे हैं, डोमेस्टिक के मैचेस भी हो रहे हैं। लेकिन डोमेस्टिक के मैचेस का ये हाल है कि जो डोमेस्टिक के मैचेस में लड़कियां परफॉर्म करती हैं उनको पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट के करीब नहीं फटकने दिया जाता। सिर्फ 20-22 खिलाड़ियों की टीम घूम रही है। कभी उरूज मुमताज चीफ सिलेक्टर बन जाती हैं, उससे पहले सना मीर डोमिनेट कर रही थी, अपनी मर्जी चला रही थी, फिर उरूज मुमताज आई, उन्होंने पाकिस्तान क्रिकेट को यहां तक पहुंचा दिया और अब जो है अस्माबिया इकबाल जो पाकिस्तान की फॉर्मर टेस्ट फास्ट बॉलर है, जिनका क्रेडेंशियल ये है कि उन्होंने पाकिस्तान के लिए 92 मैच खेले और बहुत सारे ऐसे मैच थे कि उन्होंने 10 ओवर नहीं डाले उन मैचों में। अब वो अपनी मर्जी की खिलाड़ियों को इस टीम में रख रही है और 2 खिलाड़ी इरम जावेद और कायनात इम्तियाज वो हैं जो बिना परफॉर्मेंस के टीम में शामिल हैं। तो पाकिस्तान खवातीन क्रिकेट में टैलेंट बहुत है। पाकिस्तान जो क्रिकेट बोर्ड है वो बहुत ज्यादा वसाइल फराहम कर रहा है खवातीन क्रिकेट को, लेकिन मैरिज की खिलाफवर्जी मुसलसल हो रही है। बहुत शुक्रिया आपका याया फॉर योर टाइम। और एक चीज जो हमने नहीं डिस्कस की, भाई फिजिकल फिटनेस मैटर्स अ लॉट। बिल्कुल एजिलिटी नहीं है लड़कियों में, मतलब कि ओवरथ्रोज भी हो रहे हैं, कैच भी नहीं हो रहे, भाग भी सही नहीं रही, फील्डिंग तो ऑलमोस्ट आई एम सॉरी जीरो ही है। मतलब फिजिकल फिटनेस पार विद मेन है। इंटरनेशनल खिलाड़ी अगर औरतों को आप देखें, मतलब टाइम्स तो मर्दों से भी बेहतर ही उनकी फिजिकल फिटनेस लग रही होती है मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बट हम तो बिल्कुल ही कहीं है ही नहीं।